everyone is fine. I hope सभी बहुत 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 अच्छे होंगे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अगर मेरी आवाज आप सभी बच्चों को क्लियरली आ रही है, अगर मैं आप सभी बच्चों को क्लियरली दिखाई दे रही हूँ, तो एक बारी जल्दी से मेरे पूकीज एंड पोटैटोज, जल्दी से बेटा पूकी पूकी बना देंगे एंड पोटैटोज बना देंगे एंड सनफ्लावर भी बना सकते हैं. तो जल्दी से कंफर्म कर देंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. आज की है ना, आज का सिनेरियो और पिछले हफ्ते की जो ग्लिच हुआ था, अगर आपको याद हो तो ये सब याद करके मुझे 2 लाइन याद आ रही है ना. अर्ज किया है वाह वाह करो, चलो जल्दी से वाह वाह करो, वाह 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 करो. हाँ चलो. एक मूवी आई थी ओम शांति ओम, तो उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग था कि मैंने तुम्हें इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की है, मैंने तुम्हें इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिला. क्या था यही तो, हाँ, कि पूरी दुनिया ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. ठीक है, तो बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया. मैम हम इतनी शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को. मैम एक ही तो चैप्टर है जो हमारे ऐसे निकलता है कि हाँ यार ये चैप्टर तो हम पढ़ेंगे, है ना. हम इतनी शिद्दत से चाहते हैं मैम ये चैप्टर पढ़ना, और हर बारी कुछ ना कुछ ग्लिच हो जाता है, कुछ ना कुछ ग्लिच हो जाता है. पिछली बारी तो हमारी पूरी क्लास ही कैंसिल हो गई थी, और आज भी पता है जैसे हम क्लास स्टार्ट करने वाले थे अभी 2 मिनट पहले कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर आया. बट आई वॉज लाइक कि हे भगवान बस आज बच्चों की क्लास कैंसिल ना हो, बट हमने उसको विद इन 2-3 मिनट्स रिजॉल्व कर दिया. तो भाई आज हमें कोई नहीं रोक सकता पढ़ने से, है ना. आज हमको कोई नहीं रोक सकता पढ़ने से. आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना. देखो ये वही चीज है, देखो बेटा याद रखना, दुनिया ना मतलब आई शुड नॉट यूज बैड वर्ड्स इन द क्लास, बट तुम समझ जाओ जो तुम करना चाहोगे ना लाइफ में कि यार ये तो मुझे करना ही है, ये तो मुझे पाना ही है, बेटा पूरी दुनिया साजिशें करेगी कि तुमको वो ना मिले, है ना. बट तुम लगे रहना, तुम कोशिश करते रहना, और तुम उस चीज को कर लोगे, तुम उसको अचीव कर लोगे. ठीक है, चलिए भाई, तो इसी बात पे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. एज आई सेड बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. हम स्टार्ट कर चुके थे लास्ट टू लास्ट क्लास में. पिछली क्लास कैंसिल हो गई थी ड्यू टू सम टेक्निकल एरर. फटाफट से एक बार रिकॉल और रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है. जब वो रिवाइज हो जाएगा तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करेंगे. तो जल्दी से बेटा मैं रिवीजन करा रही हूं और चैट यहाँ पे कर रही हूं ऑफ, नहीं तो तुम्हारी चटर पटर चलती रहेगी और तुम बातें करते रहोगे. चलो मेरी बात सुनो, चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. आए एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. एनसीईआरटी तुम बताओ ना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई मैं बता दूंगी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. पहले ये तो मत समझ लो कि रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है. ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी बेसिक्स की बात करती है. एनसीईआरटी डिस्कस करती है कि रिप्रोडक्शन क्या है. तो रिप्रोडक्शन वो एक प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है, जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसे और नए इंडिविजुअल बनाता है. तो देखो भाई, जब ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो अपने जैसा एक प्यारा सा बेबी बनाते हैं. बट जब डॉग रिप्रोड्यूस करता है तो एक प्यारा सा पपी बनता है ना, एक प्यारा सा डोगू बनता है, डोगू. ठीक है, जब कैट रिप्रोड्यूस करती है तो प्यारी सी किटन बनती है, जब काव रिप्रोड्यूस करती है तो प्यारी सी काव बनती है ना. वैसे ही अब जब एलिफेंट रिप्रोड्यूस करेगा तो एलिफेंट बनेगा, डायनासोर तो बनेगा नहीं. तो ये जो डेफिनेशन है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल. क्या करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नए इंडिविजुअल बनाता है, बट अपने ही जैसे, ऑफ इट्स ओन टाइप. क्या ये बात क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर हो गई? अगर डेफिनेशन क्लियर हो गई तो फटाफट से एक बार #CH मार दो, जल्दी से एक बार #CH मार दो कमेंट्स में, जल्दी से. ठीक है जी, वेरी गुड. अब फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई रिप्रोडक्शन के फायदे क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो भाई देखो, रिप्रोडक्शन की वजह से ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी इस पॉपुलेशन को मेंटेन कर पाता है. अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करना छोड़ दें तो नए ह्यूमन बींग्स बनने बंद हो जाएंगे, राइट. और एक टाइम आएगा कि जितने भी ह्यूमन बींग्स इस पृथ्वी पर है, इस अर्थ पे, वो सारे मर जाएंगे, क्योंकि भाई मरना तो देखो सबको ही है एक दिन, है ना. जीवन का सत्य यही है,
कैसी फिलोसफिकल बातें कर रही हूँ आज मैं ना। देखो मरना तो सबको एक दिन, तो नए इंडिविजुअल्स नए ह्यूमन बींग्स बनना बंद हो गए और क्या हुआ, और पुराने वाले भी मर गए तो क्या होगा, सारी पॉपुलेशन खत्म। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन मेंटेन करे इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे, तो उसको रिप्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। सेकेंड एडवांटेज ये है कि भाई जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो नए सेल्स बनते हैं। नए सेल्स बनाने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेल डिवाइड करना पड़ता है, और जब वो सेल डिवाइड करता है तो उस टाइम पे डीएनए में क्या आते हैं, डीएनए में चेंजेस आते हैं। डीएनए में चेंजेस आने के कारण क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं। कई बारी वो वेरिएशन क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के केस में देखने को मिला। आज जो हम आप एक दूसरे को देखते हैं कितने इवॉल्व्ड है हम ना, कितने स्मार्ट हम दिखते हैं, बट ऐसा नहीं था बेटा। हजारों लाखों साल पहले हम ऐसे बंदरों की तरह से जंगलों में भूखा घूमते थे, ऐसे ऐसे खाते थे, है ना। तो बेसिकली हम धीरे धीरे हम चेंज हुए हैं, है ना। हमारे अंदर चेंजेस आए हैं, और हमारे अंदर चेंजेस आने का कारण क्या है, हमारा डीएनए बदला है। हमारे डीएनए में चेंज आते गया, आता गया, और हम भी बेटर हम इवॉल्व होते गए। तो कहने का मतलब यह है कि रिप्रोडक्शन की वजह से डीएनए बदलता है, और डीएनए बदलता है तो चेंजेस आते हैं, और कई बारी वो चेंजेस क्या होते हैं, हमारे लिए यूजफुल होते हैं। इवोल्यूशन की वजह, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल रिप्रोडक्शन का होता है। उसके अलावा बेटा हमने वेरिएशंस की बात करी थी, जैसा कि मैं बता चुकी हूं। वेरिएशन में क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिज्म के लिए वो वेरिएशन जो होते हैं, डीएनए के अंदर जो चेंज होते हैं, वो कई बार यूजफुल भी हो सकते हैं, कई बार नॉन यूजफुल भी हो सकते हैं। तो क्या मोटी मोटी बात थी जो हमने पिछले फर्स्ट लेक्चर में करी थी, ठीक है। चलो भाई आज क्या डिस्कस करेंगे मैम, तो भाई आज हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो जो एनसीईआरटी बोल रही है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म या तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब वो इसमें डिफरेंस क्या होता है पहले तो हम ये समझेंगे। उसके बाद बेटा आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि आज हम फिजन के बारे में समझेंगे, हम फ्रैगमेंटेशन के बारे में समझेंगे, हम बडिंग के बारे में समझेंगे, और थोड़ा बहुत टाइम बच गया तो हम स्पोर फॉर्मेशन के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए उसके अलावा भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस और होमवर्क। भाई तुमको पहले लेक्चर में होमवर्क दिया था, करके आए हो। ये प्यारे प्यारे फ्लैट्स किसके लिए बना रहे हो, मेरे लिए फिर ठीक है ठीक है। चलो हाँ जी, तो बेटा मैंने आपको कहा था कि अगर हम बात करें किसकी, ह्यूमन डीएनए की। ह्यूमन डीएनए क्या, देखो भाई ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है ना। एक सिंगल ह्यूमन सेल की बात कर रही हूं बेटा मैं। तुम्हारी बॉडी का एक सिंगल सेल निकाल लिया, उस एक सिंगल सेल को न्यूक्लियस मैंने निकाल लिया। न्यूक्लियस में से जो डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए का धागा है, अगर मैं वो निकाल लूं तो उस एक सिंगल डीएनए की अगर मैं लेंथ देखूं तो वो क्या है, वो लगभग 2.2 मीटर्स है, राइट। अब हमारे डीएनए के अंदर क्या है भाई, अलग अलग कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, राइट, अलग अलग कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, राइट, उसको हम बोलते हैं जीन्स। तो मैंने तुमको होमवर्क दिया था कि बताओ कितने जीन्स होते हैं, तो आपको पता है हमारे एक सिंगल डीएनए के धागे को अगर मैं निकाल लूं तो हमारे एक सिंगल 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए के अंदर लगभग बेटा 20,000 से 22,000 क्या है, जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इतने सारी कैरेक्टर्स की क्या है, इंफॉर्मेशन है। यानी कि हमारे एक सिंगल डीएनए के अंदर हमारे 20 से 22,000 कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है। मतलब कि भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसकी इंफॉर्मेशन तुम्हारे डीएनए में है। तुम्हारी आंखों का कलर क्या होगा, इसकी इंफॉर्मेशन तुम्हारे डीएनए में है। तुम्हारे बालों का रंग क्या होगा, इसकी इंफॉर्मेशन तुम्हारे डीएनए में है, ठीक है। तुम्हारी हर चीज की इंफॉर्मेशन तुम्हारे डीएनए के अंदर है। बट कुछ पापी लोग, है ना, नेचुरल चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारे बाल तो काले हैं, हम रंग देंगे, है ना, इनको पीला कर लेंगे, लाल कर लेंगे, नीला कर लेंगे। हमारी आंखें काली हैं, हमको नहीं चाहिए काली आंख, हम तो लेंस लगा लेंगे जी, लेंस लगा लेंगे, है ना, ठीक है। तो आजकल तो बेटा देखो, अब समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इफ यू नो यू नो व्हाट डू आई मीन, है ना। तो ठीक है, जो भगवान ना दे पाए कोई नहीं, कॉस्मेटिक से मिल जाएगा, इट्स ओके ठीक है, जोक्स अपार्ट। चलो तो ये बात क्लियर है बेटा। चलो जल्दी से क्या करते हैं, एक पोल करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या करना है? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट का मतलब ये है आपको फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है बेटा, बहुत ही केयरफुली इन स्टेटमेंट को आप रीड करेंगे। चलो मैं रीड कर देती हूँ। वेरिएशन जो है वो ऑर्गेनिज्म को मदद करते हैं अडेप्ट करने में अगर एनवायरमेंट चेंजिंग है। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज एरर फ्री। RNA is the genetic material. Chromosomes are only visible during cell division. ठीक है, यहां पे बेटा क्या दी हुई है? यहां पे सॉरी, ये है स्टेटमेंट, ये है स्टेटमेंट है ना। अब करो आंसर। हे भगवान मैम, हम तो आंसर ऑप्शन बी कर रहे थे, आपने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, ऑप्शन बदल दिया। सॉरी गाइस, सॉरी, ये मिस्टेक हो गया हमसे मिस्टेक हो गया मैम, हमसे मिस्टेक हो गया। चलो देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या आंसर होगा। पहला जो यहाँ पे है ना, क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बिल्कुल सत्य है, ट्रू। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, फॉल्स। जेनेटिक मटेरियल बेटा हमारी सारी जो इंफॉर्मेशन हमको अपने पेरेंट्स से मिलती है वो हमारे डीएनए में होती है। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में एरर्स होते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन मतलब जब डीएनए कॉपी होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। जब डीएनए अपनी खुद की कॉपी बनाता है, डीएनए कॉपीइंग, डीएनए अपनी खुद की एक और कॉपी बना लेता है, उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में भाई गलतियां सबसे होती हैं, हमसे थोड़ी ज्यादा होती हैं, है ना मैम? गलतियां सब करते हैं, हम थोड़ी ज्यादा करते हैं, है ना? तो वैसे ही भाई गलती बेचारा हमारा डीएनए भी करता है। जब वो अपनी कॉपी बना रहा होता है वो भी क्या करता है? थोड़ी गलतियां कर देता है, इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे कर देता है ना? तो वहां पे भी मिस्टेक्स हैं। उसके बाद बेटा वेरिएशन हेल्प्स टू अडैप्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये स्टेटमेंट भी क्या है भाई? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कई बारी देखा गया है कि वेरिएशन की वजह से क्या होता है? ऑर्गेनिज्म चीटिंग। कौन सी चीटिंग? मैंने क्या चीटिंग करी? हाय हाय, अच्छा मैंने ऑप्शन बदल दिया, सॉरी, नो कमेंट्स। समझ जाओ यार, इट्स ओके। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है इससे फर्क पड़ता है। चलो वैसे तुम अगर आंसर ऑप्शन बी भी कर रहे थे तो भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 79% बच्चों को मैं सही मान लूंगी, इट्स ओके। मैं लीडर बोर्ड भी नहीं पढ़ रही। आशुतोष, अंजनय, प्राची, ठीक है। अरे चलो यार, चीट, एक सेकेंड, एक और पोल कर लेते हैं, एक और पोल कर लेते हैं, रो के मत दिखाओ, एक और पोल कर लेते हैं। लो एक और पोल कर लेते हैं, एक और पोल। चलो पुरानी लाइफ प्रोसेस का एक क्वेश्चन कराती हो ना, अभी पता चल जाएगा तुम कितना रिवाइज कर रहे हो कितना नहीं, बट जल्दी से करो पोल, फिर चैप्टर भी तो स्टार्ट करना है। चलो क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन शोज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो हम सभी को पता है, हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में याद करो बेटा, हमने तीन स्टेप्स देखे थे, ठीक है। उसमें से जो सेकेंड स्टेप था जिसका नाम क्या था? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, वो कौन से पार्ट में होता था? यूजफुल चीजें दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाती थी। चलो इतने ही बहादुर बच्चे हो तो चलो वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, पुराने चैप्टर का क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो, और ये बीच बीच में ना मैं सरप्राइज बॉम्ब फेंक देती हूँ, है ना। एकदम से रिप्रोडक्शन चल रहा होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन पूछ लूंगी, ठीक है, एकदम से लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन पूछ लूंगी, तो बी रेडी फॉर दिस। मैम साइड हो जाओ। अरे हो गई भाई, हो गई, माफी, हे मालिक हमको माफ कर दो। लो इधर खड़े हो जाते हैं। चलो फिर जल्दी से बेटा स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, क्योंकि इतनी बातें करने का हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। बस ये तुम्हारी खुशी के लिए तुम छाती पीट कर रोना शुरू कर देते हो पोल के नाम पे, इसीलिए कर रही हूं। चलो देखो बेटा, हमारा जो सेकंड स्टेप था सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव का मतलब ये है कुछ सेलेक्टिव यूजफुल चीजें जो होती हैं हमारे नेफ्रॉन के टिब्यूल वाले पार्ट में दोबारा से वापस बुला ली जाती हैं, सेलेक्ट करके उनको वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बेटा, टिब्यूल जो टिब्यूलर पार्ट था हमारे नेफ्रॉन का, वहां से वापस बुला ली जाती हैं।
तो आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ग्लूकोज के अलावा बेटा याद करो, ग्लूकोज के अलावा और कौन सी चीजें थी, जैसे कि हमारे अमीनो एसिड्स थे, वो भी क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं, वाटर था, है ना, ये सब कुछ चीजें थी जो रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो आंसर ऑप्शन डी होगा। 77% बच्चों ने सही आंसर दिया है। नुरांश, अनिरुद्ध, शारिक, आशुतोष, देवर जी, पति जी, सैया जी, मिया जी, अब ये सब भी आएंगे यहाँ पे, शौर्या, यशराज, किंग, हिमांशु, प्रियांशु। चलो भाई, है ना, बहुत बातें हो गई हैं, जल्दी से मुझे स्टार्ट करने दो हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम फटाफट से जल ग्रहण करेंगे। ठीक है, हम मतलब मैं और तुम भी कर सकते हो। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। चलो अब मेरी बात सुनो, बहुत खी बहुत हो रही है तुम्हारी आज। ठीक है, सबसे पहले तो देखो चैट ऑफ करूंगे। ठीक है, तुम सब लोगों की चैट यहीं पे अभी चौपट कर दूंगी। क्या बात है, क्या बात है, चैट को चौपट कर दूंगी, चैट को चौपट कर दूंगी। ठीक है, चले स्टार्ट करें। चलो तो जल्दी से कर देते हैं यहाँ पे चैट ऑफ। अब सभी बच्चे बेटा जल्दी से, सारे बच्चे बिल्कुल अपनी आंखें खोल के, अपने कान खोल के, मुंह बंद करके, मुंह नहीं खोलना है, चुपचाप बैठ के मेरी बातों पे ध्यान देंगे और मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले तो बेटा मेक श्योर ये छोटे मोटे जो मैं आपको टेबल्स आपको दिखाती हूँ नोट्स में आपके होने चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, जब हम बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इसका सिंपल मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो भाई देखो, ऑर्गेनिज्म या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मैम क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर? देखो बेटा, ये दोनों क्या है, दोनों ही प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसा नया इंडिविजुअल बनाता है। चाहे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, चाहे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक नई इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी, है ना। मैं इंसान तो बोलना गलत है ना, इंसान तो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं, बट एक सिंपल सी बात आपको दिमाग में बैठा के रखनी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों में क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो मैम दोनों में फिर फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? देखो बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट, सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले काफी हैं, हम इतना अकेले काफी हैं कि हम अकेले ही एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देंगे जी, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं पढ़ना किसी और के चक्कर में, हम अकेले काफी हैं, हम सिंगल क्या है, अकेले काफी हैं, हम अकेले ही क्या है, एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, है ना, और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, वो अकेले ही क्या करते हैं, अपने जैसा एक और नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, एज सिंपल एज दैट। बट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है, यहां पे टू पेरेंट्स की क्या है, इन्वॉल्वमेंट होती है। टू पेरेंट इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे भाई दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं। एक पेरेंट हमारा मेल पेरेंट होता है जिसको हम फादर बोल देते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना, हमेशा फादर या मदर हमें टर्म यूज नहीं करना है। हम अच्छे से बेटा, हम अच्छे से लिखेंगे अपने आंसर्स को पेपर में, तो आप यूज करिए टर्म मेल पेरेंट, आप यूज करिए टर्म फीमेल पेरेंट। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से कि एक पेरेंट मेल होता है और एक पेरेंट फीमेल होता है। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो एक बार 100 वो कर दो, ये नीचे कुछ बना आ रहा है, 100 का साइन स्पैम कर दो, मैं समझ जाऊंगी जल्दी से। इतनी छोटी सी बात समझ आ गई है तो जल्दी, छोटी सी ये बात समझ आ गई है, सिंगल पेरेंट, टू पेरेंट, वेरी गुड। आगे चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमीट नहीं बनता
और यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन अकर्स, मतलब यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होता है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम गैमीट का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगी, प्लीज समझने की कोशिश करना। हमारी बॉडी में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सेल्स हैं, बट हर सेल के पास इतनी क्षमता नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उस एक सेल से पूरा को पूरा एक नया ह्यूमन बीइंग बना दे। जैसे कि मैं तुमको बोलूं इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, है ना, इधर आओ, अपनी स्किन का एक सेल निकाल के दे दो, क्या मैं बेटा तुम्हारी उस एक स्किन के एक सेल से पूरा नया ह्यूमन बीइंग बना सकती हूं? नहीं बना सकती। ठीक है, मैं बोलूं अपनी लिवर का, अपनी किडनी का एक एक सेल निकाल के दे दो, तो क्या मैं तुम्हारे लिवर या किडनी के एक सेल से पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना सकती हूँ? नहीं बना सकती, क्योंकि उन सेल्स का काम कुछ और है। तुम्हारी स्किन के सेल का काम है तुम्हें प्रोटेक्शन देना, तुम्हारी किडनी के सेल्स का काम है ब्लड को फिल्टर करना, तुम्हारे लिवर के सेल्स का काम है तुम्हें डाइजेशन में हेल्प करना, उनका काम रिप्रोडक्शन करना नहीं है। ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल जिनका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन करने के लिए ही हुआ है, मतलब ऐसे सेल्स जो बनते ही क्यों हैं? रिप्रोडक्शन कराने के लिए, ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं गैमीट्स। ठीक है, जैसे कि स्पर्म सेल, एग सेल। भाई ये सेल का काम क्या है? हम पूछे स्पर्म सेल तुम्हारा काम क्या है, स्पर्म सेल बोलेगा मेरा काम है रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, ओवम से मतलब एग सेल से हम पूछे तुम्हारा काम क्या है, तो एग सेल बोलेगा मेरा काम है रिप्रोडक्शन करना। तो भाई ऐसे सेल जिनका काम ही रिप्रोडक्शन कराने का होता है, ऐसे सेल्स को हम गैमीट बोलते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिख देती हूं बेटा, गैमीट्स आर स्पेशलाइज्ड cells responsible for reproduction। ठीक है, तो गैमीट का काम क्या है भाई? गैमीट वो स्पेशल सेल्स है जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है रिप्रोडक्शन कराना। गैमीट का काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन कराना। तो ऐसे सॉरी ऐसे सेल जिनका काम ही रिप्रोडक्शन कराना होता है उनको हम गैमीट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमीट वैमीट नहीं बनते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना गैमीट का, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ये सिर्फ और सिर्फ जो होता है ये अप्लाई होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट शैमीट नहीं बनते। तो जैसा कि हमने बात करी बेटा, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है मेल पेरेंट, ठीक है, एक होता है फीमेल पेरेंट। तो बेटा जो गैमीट मेल पेरेंट के अंदर बनता है उसको हम नाम दे देंगे मेल गैमीट, और जो गैमीट फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है उसको हम नाम दे देंगे फीमेल गैमीट। दोनों गैमीट का एक ही काम है, रिप्रोडक्शन कराना। मेल गैमीट को हम बोलते हैं स्पर्म सेल और फीमेल गैमीट को हम बोलते हैं एग सेल या फिर ओवम। हम इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो फटाफट से एक बारी #CH छाप दो, जल्दी से चैट के अंदर एक बार जल्दी से #CH कर दो अगर ये बात समझ आ गई है तो हमने ये पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट नहीं बनते, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कोई स्पर्म नहीं बनता, कोई एग नहीं बनता। बट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, अगर कहीं पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो वहां पर स्पर्म सेल बनेगा ही बनेगा, वहां पे एग सेल बनेगा ही बनेगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट भी डिस्कस हो गया। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है भाई? फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल एंड
फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? मेल एंड बहन मैं हाथ से बना लूंगी। मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब देखो बेटा, ये जो दो सेल्स हैं, है ना, ये जो दो सेल्स बने हैं जिनको हमने नाम दिया है स्पर्म सेल एंड एग सेल। तो मान लो बेटा यहां पे मैंने क्या किया, देखो मान लो स्पर्म सेल कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ह्यूमन का स्पर्म सेल कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, और ह्यूमंस के अंदर बनने वाला एग सेल कुछ इस शेप का होता है ना। ये एग हो गया और ये हमारा स्पर्म हो गया। तो भाई जब ये स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे, और कांटेक्ट में आने के बाद जब ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे ना, एक दूसरे के साथ फ्यूज होके एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है। अब ये दोनों सेल्स क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। अब ये एक है, ये एक है, और ये मिलके क्या हो जाएंगे बेटा, ये दो अलग अलग सेल मिलके एक हो जाएंगे। तो जब इनकी फ्यूजन होगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। यहां पे ना गैमीट बन रहा, अब भाई जब स्पर्म बना ही नहीं, एग बना ही नहीं, तो काहे की फर्टिलाइजेशन? तो यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती। यहाँ पे स्पर्म भी बनता है, एग भी बनता है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज भी होते हैं, है ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज भी होते हैं। जिस प्रोसेस को हमने नाम दिया है क्या, जिस प्रोसेस को हमने यह नाम दे दिया है फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया है फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? क्या करूं बेटा, इंसान क्या ही बोलूं, छोड़ो। मैं बहुत ही मतलब ब्लंट जवाब दे सकती हूँ यहाँ पे अगर मैं देना चाहूँ तो, बट छोड़ो, इट्स ओके, कोई नहीं, बच्चे हो तुम, माफ किया तुम्हें, ठीक है, माफ किया तुम्हें, कोई नहीं, जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, समृद्धि मैम ने हमें माफ किया, मैम का मूड अच्छा था, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बेटा फर्टिलाइजेशन जैसी प्रोसेसेस देखने को मिलती है। इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे पढ़ाई करेंगे। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी ये बेसिक बातें थी इसलिए भी बता दी, ठीक है, इसलिए अभी आपको मैंने बता दी। यहाँ पे आ जाते हैं बेटा लास्ट पॉइंट पे, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा जाता है, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली मतलब उनका अगर हम डीएनए देखें, वो डीएनए क्या होता है, मोर और लेस सिमिलर होता है। बट यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनका डीएनए सिमिलर नहीं होता। अब सबसे पहली बात तो मैम ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, देखो बेटा हर किसी के लिए हम ये टर्म यूज नहीं कर सकते, औलाद, बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे, है ना, हम ये टर्म यूज नहीं कर सकते। ऑफस्प्रिंग क्या है, एक टेक्निकल एक साइंटिफिक टर्म है जो हम उन इंडिविजुअल्स के लिए यूज करते हैं, जो कि क्या है, नए नए बनते हैं रिप्रोडक्शन के बाद। तो बेटा अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई देखो ये एक बैक्टीरिया है ना, मान लो मैंने कहा कि ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। जब इस बैक्टीरिया ने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, क्योंकि ये बाइंडर फ्यूजन करता है, तो जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो अपने जैसे और दो नए बैक्टीरिया बनाएगा, है ना। मान लो ये बैक्टीरिया कुछ ऐसा था, है ना, इसने रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे क्या करे, इसने अपने जैसे और बैक्टीरिया बनाए, ठीक है। तो बेटा अब ये क्या होंगे, ये इसके ऑफस्प्रिंग्स कहलाएंगे। ये क्या है, ये पेरेंट है और ये इसके ऑफस्प्रिंग्स है। तो बेटा ये जो फर्स्ट पॉइंट है, सॉरी ये जो लास्ट पॉइंट है, वो ये कह रहा है कि ये जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं, कौन बने हैं भाई, ऑफस्प्रिंग्स, इनको ऑफस्प्रिंग्स बोलेंगे। तो ये ऑफस्प्रिंग्स जो है बेटा ये क्या होंगे, इनका जो डीएनए होगा ये ऑलमोस्ट काफी हद तक क्या होगा, सेम होगा। ये क्या होंगे, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे जेनेटिकली सिमिलर। इनका जो डीएनए होता है वो क्या होता है, वो जेनेटिकली सिमिलर होता है आपस में ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स। जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स काफी क्या है भाई, इनका जो जीन, जेनेटिकली मतलब डीएनए वाइज, जेनेटिकली मतलब डीएनए वाइज वो क्या होगा, काफी सिमिलर होगा, ठीक है। ये बात समझ आई,
चलो जी, बट अगर हम यहां पे बात करें ना बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो जेनेटिकली मतलब डीएनए वाइज क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। मैं आपको आपका ही एग्जांपल देके समझाती हूं। बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके घर में बहन भाई होंगे, ठीक है। अब आप देखो बेटा, आपका अगर मैं डीएनए लूं और आपके बहन भाई का डीएनए लूं और उनको मैच करूं तो वो बिल्कुल सेम नहीं होगा, ठीक है, वो बिल्कुल सेम नहीं होगा। हम बोलते हैं ना हर किसी का डीएनए यूनिक है, तभी तो कोई क्राइम जब होता है तो हम डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, है ना, हम फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं, इसका डीएनए टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट से पता चल गया किसका डीएनए है, क्योंकि हर किसी का डीएनए क्या है, यूनिक होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखा जाता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई एक फैमिली में एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, 3-4 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं, तो अगर उन सब 5-6 बच्चों का बेटा हम डीएनए टेस्ट करेंगे तो सबका डीएनए अलग अलग निकलेगा। तो जेनेटिकली क्या है, ऑफस्प्रिंग्स, वो सारे बच्चे तो ऑफस्प्रिंग्स कहलाए ना, वो सारे बच्चे ऑफस्प्रिंग्स कहलाए। एंड उन सब बच्चों का आपस में अगर हम डीएनए चेक करेंगे तो वो डिसिमिलर निकलेगा भाई, सेम टू सेम डीएनए नहीं निकलेगा, दैट विल बी डिफरेंट। क्या ये पॉइंट्स सारे क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बुद्धि में बैठ गए हैं कि नहीं बैठ गए हैं, जल्दी बताओ, क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं? अगर मेरे पूकीज को, पोटैटोस को सारी बात क्लियर हो गई है तो जल्दी से एक बार बेटा सनफ्लावर बना दो। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ, जैसा कि मैंने कहा आज हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। पहली बात ये क्या है बेटा, ये वो है जो हम थोड़ा फोकस करेंगे, एनसीईआरटी के अंदर ये है, ठीक है, ये आपके नोट्स में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बेटा, यहां पे देखो आपको दिख रहा होगा कि एक ही टाइप में और फर्दर क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो आज हम बात करेंगे फिजन की, आज हम बात करेंगे फ्रैगमेंटेशन की, आज हम बात करेंगे बडिंग की। अगर टाइम बच गया तो स्पोर फॉर्मेशन की बात कर लेंगे, फिर आगे आने वाली अपकमिंग क्लासेस में हम रीजनरेशन के बारे में भी बात करेंगे, हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में भी बात करेंगे। फिजन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिजन दो तरीके की हो सकती है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन भी जो होती है बेटा 3 तरीके की हो सकती है, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। मैंने क्या कहा, फिजन के बारे में बात कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे बेटा फिजन के साथ। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है अभी बताती हूं। बाइनरी फिजन इज फॉर द 3 टाइप्स, इर्रेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर। तो सबसे पहले बेटा बेसिक के साथ स्टार्ट करेंगे कि फिजन का मतलब क्या है ना, फिजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके साथ स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा फिजन क्या है, फिजन इज बेसिकली डिवीजन या स्प्लिट हो जाना, किसका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इनटू 2 और मोर सेल्स। तो सबसे पहले तो भाई डेफिनेशन लिख लो, वैसे तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं फिजन की डेफिनेशन, पेपर में कोई नहीं पूछने वाला तुमसे। क्या पूछेगा मैम, वो ये पूछेगा कि बताओ भाई हमारे अमीबा के अंदर कैसी बाइनरी फिजन होती है, वो आपसे पूछेगा कि लिशमानिया के अंदर कौन सी बाइनरी फिजन होती है, वो ये पूछेगा मलेरियल पैरासाइट के अंदर कौन सी फिजन होती है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ये वाली डेफिनेशन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। मैम आप फिर क्यों लिखवा रहे हो हमें, बेटा पढ़ाई तो करोगे ना, सेल्फ स्टडी तो करोगे, तो समझने के लिए तो लिखना पड़ेगा। I love you मैम, I love you too baby। चलो I love all of you, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, बस शरारतें मत किया करो क्लास में, शरारतें मत किया करो, ट्रिगर मत किया करो, है ना। इतने प्यारे प्यारे बच्चे इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, फिर इनमें से 1-2 सांप निकल के आते हैं, हम तो मैम डस लेंगे आपको गंदे गंदे कमेंट करके आज। बेटा ऐसे आई एम रेजिस्टेंट टू बैड कमेंट्स नाउ, ठीक है, आई एम रेजिस्टेंट टू बैड कमेंट्स नाउ। तुम टाइम बर्बाद करते रहो अपना, है ना, तुम बोलते रहो फालतू की बातें, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। अभी तो जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी पता नहीं कि तुम कितनी स्पैमिंग करने वाले हो। आई डोंट केयर। एंड सच बताऊं बेटा, यहाँ पे 99% बच्चे डजंट केयर। जो तुम स्पैमिंग करके जाओगे यहाँ पे, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है ये पता चल रहा है। क्या सभी बच्चे इस बात से अग्री करते हैं, मुझे ये बताओ।
बेटा तुम बताओ, आपस में जो अच्छे बच्चे उनसे बात कर रही हो ना, अच्छे बच्चे मतलब वो जो बैड वर्ड्स बैड थिंग्स को स्पैम नहीं करते। तुम सच बताओ बेटा, ये जो तुम्हारे आसपास के ये जो बच्चे हैं, जो सांप बच्चे हैं, है ना, जो ये बोल रहे हैं, क्या तुमको सच में फर्क पड़ता है? ये जो कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ये सब फालतू की बातें करके, क्या तुमको इससे फर्क पड़ता है ना? सबने कहा है ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है? तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और हमारी क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कि हम नहीं होने देंगे। ओके बाय। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। चैट ऑफ कर दिया मैंने, और मैं ऑन भी कर दूं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, बस मैं दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होता देख सकती, राइट? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फिजन के बारे में। फिजन का मतलब क्या है? फिजन मतलब डिवाइड हो जाना, स्प्लिट हो जाना, टूट जाना। आपने दो टर्म्स सुने होंगे, फ्यूजन एंड फिजन। फ्यूजन मतलब जुड़ जाना, दो चीज है, दो चीज मिलके एक हो गई, फ्यूजन। दो चीज है मिलके एक हो गई मतलब फ्यूजन। फिजन बिल्कुल उसका विपरीत है, बिल्कुल उसका अपोजिट है। अपोजिट मतलब एक चीज थी, वो एक चीज टूट के क्या हो गई? दो में कन्वर्ट हो गई। वो एक चीज थी, वो स्प्लिट हो गई। एक चीज थी, वो क्या हो गई? टूट गई। अब कितने में टूट गई? दो या दो से ज्यादा सेल्स में। तुमको यहाँ पे क्या करती हूँ? एग्जाम्पल देती हूँ, और क्या कर सकती है बायो की टीचर? एग्जाम्पल ही दे सकती है। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पे हाथ में लाके अमीबा नहीं दिखा सकती ना, तो फोटो ही दिखा सकती हूँ। तो बेटा देखो, मान लो ये क्या है? ये एक अमीबा है। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है? ये प्रोसेस शो करता है बाइनरी फिजन की। बाय मतलब टू, है ना, बाइनरी फिजन। अब देखो बेटा, जब ये एक सिंगल अमीबा क्या करता है? बाइनरी फिजन की प्रोसेस करता है, तो ये अपने जैसे दो नए अमीबा बनाता है। अब ये कैसे बनाता है बेटा दो नए अमीबा? अभी देखेंगे, अभी आगे देखेंगे, बट आप इस बात को समझो, जब ये अपने जैसे दो नए अमीबा बनाता है तो बेसिकली अपने आप को स्प्लिट कर लेता है, अपने आप को क्या कर लेता है? डिवाइड कर लेता है। डिवीजन मतलब अपने आप को डिवाइड कर लेता है, अपने आप को तोड़ लेता है। जब एक सिंगल सेल्ड, यूनिसेल्युलर का मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये प्रोसेस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है। तो जब एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपने आप को तोड़ के अपने जैसे दो या दो से ज्यादा सेल्स बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम फिजन बोलते हैं। अब ये जो है बेटा, क्योंकि ये टूटा है, क्योंकि ये क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है, तो इसके लिए टर्म यूज होता है पेरेंट सेल। और ये जो दो नए सेल्स बने हैं बेटा, इनके लिए टर्म यूज होता है डॉटर सेल्स। ठीक है? वेयर आर द बॉयज इन द हाउस? कहां गए वो बॉयज? मैम वाई नॉट सन सेल्स? ये लड़कों के साथ ऐसा ही होता है मैम, ऐसा ही होता है। ये लड़कियां ये बेचारी बनती है और सारा क्रेडिट ले जाती हैं। हम लड़के हैं ना मैम, हमारे साथ ऐसा ही होता है मैम। इनको सन सेल्स क्यों नहीं कहा? इनको डॉटर सेल्स क्यों कहा मैम? बताओ क्यों कहा? कौन बताएगा? कौन इसके पीछे की वजह बताएगा? देखो, अमीबा में, बैक्टीरिया में कोई भी मेल फीमेल नाम की चीज नहीं होती, है ना बेटा? वो सिंगल सेल है भाई, उसमें क्या ही मेल फीमेल उखाड़ दोगे तुम? एक बात बताओ मुझे, जल्दी बताओ, क्या ही मेल फीमेल होगा? एक सिंगल सेल, आंखों से दिख भी नहीं रहा, उसमें क्या मेल और क्या फीमेल? जल्दी बताओ। कुछ नहीं होता बेटा। यहाँ पे मतलब सेक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मेल फीमेल नहीं है भाई यहाँ पे। तो मैम फिर ये डॉटर सेल क्यों बोल रहे हैं इसको? ठीक है, जेंडर इक्वालिटी। आ जाओ बताती हूँ। देखो बेटा, इनको डॉटर सेल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी क्या होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा मैं तुमको बताऊं। जब ये वाले डॉटर सेल्स बड़े हो जाएंगे, मतलब जब ये मैच्योर हो जाएंगे, तो कल को जाके ये भी क्या करेंगे? बाइनरी फिजन की प्रोसेस करेंगे और अपने जैसे और नए अमीबा बनाएंगे, अपने जैसे और नए अमीबा को जन्म देंगे।
तो बेटा एक बात बताओ जरा, तुम इन्वायरमेंट में देखो तो तुम इन्वायरमेंट में देखो बेटा, ये जो जन्म देने की ये जो सुपर पावर है ना, ये भगवान ने सिर्फ फीमेल्स को ही दी है ना, फीमेल्स को ही दी है ना। आप देखो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, है ना, चाहे डॉग हो, कैट हो, एलिफेंट हो, लायन हो, कोई भी हो बेटा, वहां पे हमेशा ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि एक जो फीमेल होती है वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाती है ना, वो क्या होती है बेटा, अपनी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाती है, हमेशा एक फीमेल होती है ना, दे हैव दिस पावर कि वो अपने जैसे और नए इंडिविजुअल्स बनाती है। तो बेटा उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ध्यान मद्देनजर रखते हुए इनको क्या बोल दिया जाता है, इनको इसलिए बोल दिया जाता है डॉटर सेल्स, ठीक है, क्योंकि लड़कों के बस की ही नहीं है कि वो एक नया जन्म देके एक नया ऑर्गेनिज्म बना सके, ठीक है। तो इस सी हॉर्स एक्सेप्शन है, मुझे पता है, मैं तुम्हें आज होमवर्क भी देने वाली थी कि पता लगा कर आना, पर तुमने यही बता दिया, चलो ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके, ठीक है। तो बेटा इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया है, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया है डॉटर सेल्स, ठीक है, क्योंकि ये भी कल को जब डिवाइड करेंगे, ये वाले सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो ये अपने जैसे और नए इंडिविजुअल्स बनाएंगे। सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज डॉटर सेल्स। मुझे पता है बेटा, मुझे सारे एग्जाम्पल पता है जो तुम दे रहे हो ना, ये सी हॉर्स और जेलीफिश, ये कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। चलो, तो ये बात क्लियर हो गई है, बहुत ही बढ़िया। पढ़ाने दो भाई, पढ़ाने दो, मुझे पता है तुम्हारे अंदर से ऐसे हो रहा है, मैम हमको ये भी पता है, हमको वो भी पता है, ठीक है, अच्छी बात है, पता है, बट जो लिखा है किताब में पहले वो भी पढ़ लो। चलो, अब ये जो फिजन की प्रोसेस है हमें कहां कहां देखने को मिल जाती है, तो बेटा ये जो फिजन की प्रोसेस होती है जनरली जो ये है, ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, लोअर ऑर्गेनिजम्स का मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स यार, बहुत ही छोटे मोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, है ना, छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सिंगल सेल वाले, उनके अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फिजन हमको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है, हमें अमीबा के अंदर देखने को मिलता है, हमें युगलीना के अंदर देखने को मिलता है, हमें लिशमैनिया के अंदर देखने को मिलता है, और एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजन की। बेटा मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुकी हूं, फिजन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फिजन दो तरीके की हो सकती है। पहली हो गई बेटा हमारी बाइनरी फिजन, और दूसरी हो गई हमारी मल्टीपल फिजन। क्या फर्क है भाई बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन में? देखो बेटा यहां पे लिखा है बाय, टाटा बाय बाय नहीं है बेटा, ये बाय मतलब टू, बाय मतलब यहां पे है टू, ठीक है। यहां पे लिखा है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब यहां पे है मैनी, ठीक है, मल्टीपल का मतलब यहां पे है मैनी। तो बेटा एक ऐसी फिजन जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है, और जब पेरेंट सेल क्या करता है, डिवाइड करके अपने जैसे दो नए सेल्स बनाता है, ठीक है। ये क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा और अपने जैसे दो नए सेल्स बनाएगा। देखो भाई यहां पे मेरी बात सुनना, यहां पे एक सेल है पेरेंट सेल, जब ये डिवाइड करेगा तो ये डिवाइड करके अपने जैसे दो नए सेल्स बनाएगा, तो ये क्या हो गया बाइनरी फिजन। यहां पे क्या है भाई, ये एक पेरेंट सेल है और जब ये डिवाइड करता है तो ये अपने जैसे बहुत सारे, अपने जैसे बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है, अपने जैसे बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन में क्या होता है भाई, बाइनरी फिजन में टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, यहां पे मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। साथ साथ नोट्स बना लो बेटा, तुम्हारा ही भला होगा, तुम्हारा ही भला होगा बेटा। टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, और यहां पे मेनी डॉटर सेल्स, मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड।
यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और यहाँ पे बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं। एंड एज आई सेड, इसमें भी क्या है, फर्दर डिवीजन है। इसमें भी क्या है भाई, इसमें भी फर्दर डिवीजन है। जो हमारी बाइनरी फिजन होती है, बाइनरी फिजन जो होती है बेटा, इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरीके की बाइनरी फिजन हो सकती है। पहली हमारी हो गई इररेगुलर बाइनरी फिजन, दूसरी हमारी हो गई लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, एंड तीसरी हो गई हमारी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, 1 बाय 1 इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। बट तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, तीनों में क्या होगा बेटा, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। जब पेरेंट सेल डिवाइड करेगा तो 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, ये सब में कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल इररेगुलर ट्रांसवर्स का मतलब क्या है। हमारे एनसीईआरटी के अंदर बेटा जो डिस्कस किया है वो उन्होंने इररेगुलर और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन को डिस्कस किया है। बट एक नया टर्म जान भी लोगे तो तुम्हारी मौत तो देखो आनी जाएगी। ठीक है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट इन अ मोर बेटर वे। तो जल्दी से इसको देखो एक बारी। देखो बेटा, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का क्या मतलब है। देखो बेटा, जब आप किसी भी चीज को तोड़ मतलब किसी भी चीज को कट करते हो, है ना, मान लो बेटा मैं आपको बोलूं कि भाई ये आप इसको कट करो, तो कुछ बच्चे होंगे जो इसको क्या करेंगे, अरे भाई थम जाओ भाई, थम जाओ। हाँ ठीक है, मान लो ये मैंने आपको बोला कि भाई आपको ये कट करना है, तो कुछ बच्चे होंगे जो सोचेंगे हम इसको ऐसे कट कर दें, है ना। कुछ बच्चे होंगे जो सोचेंगे नहीं हम इसको ऐसे कट करेंगे। कुछ बच्चे होंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो कैसे भी कर देंगे, है ना। तो किसी भी चीज को तोड़ने का, किसी भी चीज को कट करने का, किसी भी चीज को डिवाइड करने का कोई पर्टिकुलर प्लेन हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज इस तरीके से लंबाई में, लंबाई मतलब लॉन्गिट्यूडनल, है ना, ये लंबाई है इसकी, है ना, तो इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, या हम बोल सकते हैं वर्टिकल प्लेन। तो कोई भी चीज बेटा जब इस तरीके से लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में डिवाइड करती है तो हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। जब ये क्या करेगी, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में लंबाई में ब्रेक करेगी तो हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये होता किसमें है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम लिशमैनिया होता है, आगे बात करेंगे। इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में डिवाइड होता है ना, ये इस तरीके से लंबाई में टूटता है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में टूटता है। तो जब हमारा पेरेंट सेल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में क्या होता है, डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है, तो इस तरीके के फिजन को हम बोलते हैं, इस तरीके के फिजन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इस तरीके के फिजन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में सेल डिवाइड होता है। किसके अंदर देखने को मिलता है, एज आई मेंशन्ड, ये हमको देखने को मिलता है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसका नाम होता है लिशमैनिया, जिसका नाम है लिशमैनिया। जल्दी से एक बार ये वाला डायग्राम देखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। ये लिशमैनिया का डायग्राम बना हुआ है। लिशमैनिया को जब हम इस प्लेन में तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये धीरे धीरे इस प्लेन में टूटेगा और देखो ये आखिरी में 2 नए डॉटर सेल्स बना देगा। आखिरी में 2 नए डॉटर सेल्स बने, बाइनरी फिजन। और ये कब बने, जब ये लंबाई में टूटा, तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। वैसे ही बेटा, वैसे ही अब देखो मेरे पास ये है, ये लॉन्गिट्यूडनल तरीके से तोड़ा, अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, है ना, मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं, बट इस तरीके से, इस प्लेन में, इस प्लेन को मैं बोलती हूं ट्रांसवर्स प्लेन, इस प्लेन को मैं बोलती हूं ट्रांसवर्स प्लेन। तो जब हमारा सेल इस तरीके से ट्रांसवर्स प्लेन में टूटता है, जैसे कि हम देखने को हमको मिलता है बेटा ये पैरामीशियम में, है ना, पैरामीशियम अपने आप को इस तरीके से तोड़ता है। तो जब मैं हमारे सेल को इस तरीके से ट्रांसवर्स प्लेन में तोड़ती हूं तो इस तरीके की फिजन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और ये हमको देखने को मिलती है किसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम भी क्या है बेटा, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये एक सेल से बना होता है।
है ना, ये एक सेल से बना होता है। इसके सरफेस पे छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं, बस वही बना रही थी। ठीक है, चलो जी। फिर आ जाता है अमीबा। अमीबा कहता है कि भाई मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी भाई, जैसे मेरा मन करेगा मैं वैसे ब्रेक करूंगा, मैं वैसे ब्रेक करूंगा। ठीक है, तो आज मेरा मूड है कि मैं ऐसे ब्रेक करूं, ऐसे ब्रेक कर गया। आज मेरा मूड है ऐसे, तो ऐसे डिवाइड कर गया। आज मेरा मूड है ऐसे, तो ऐसे। कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। बहुत ही इर्रेगुलर हो यार तुम, कैसे बच्चे हो? स्कूल में बोलते हैं ना, वाई आर यू सो इर्रेगुलर। तुम कभी स्कूल आते हो, कभी नहीं आते, कभी एक हफ्ता लगातार आ गए तो फिर तुम एक हफ्ता नहीं आते, है ना, बड़े इर्रेगुलर हो यार, कुछ फिक्स्ड ही नहीं है। तो वैसे ही भाई अमीबा का भी ऐसा है, कुछ फिक्स्ड नहीं है। जहां इसका मन करेगा उस प्लेन में क्या कर जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा, ये डिवाइड कर जाएगा, ये स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, इसका कुछ भी फिक्स नहीं है, नो फिक्स्ड प्लेन। यहां पे क्या है बेटा, नो फिक्स्ड प्लेन, कोई भी प्लेन फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी प्लेन फिक्स्ड नहीं है। तो यहां पे मैं लिखती हूं नो फिक्स्ड प्लेन, कैसे भी डिवाइड कर सकता है, नो फिक्स्ड प्लेन। यहां पे लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन और यहां पे ट्रांसवर्स प्लेन। भाई जल्दी बताओ, यहां जाके हेडशॉट लगा है तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ है? हेडशॉट लग गया सर में? ठीक है, जल्दी बताओ, क्लियर है? क्लियर है? दोबारा रिपीट कर देती हूं बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो बाइनरी फिजन का मतलब है, बाइनरी फिजन सब में देखो बेटा, हर उसमें एक चीज कॉमन है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब जब सेल डिवाइड करेगा तो अपने जैसे दो नए बनाएगा। यहां देखो, अपने जैसे दो नए बना दिए, अपने जैसे दो नए बना दिए, अपने जैसे दो नए बना दिए, है ना। अभी जब भी कंप्लीट होगी तो दो नए बन जाएंगे। ठीक है, देखो अब फर्क क्या है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, उनके डिवाइड होने की तरीके में क्या है, डिफरेंस है। उनका डिवाइड होने का स्टाइल अलग है। ठीक है, उनका डिवाइड होने का स्टाइल अलग है। ठीक है, देखो यहां पे बेटा, ये जब हमारा सेल इस तरीके से लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में, जब वो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में डिवाइड होता है तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। जब हमारा सेल लंबाई में नहीं इंस्टेड ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है भाई? ट्रांसवर्स का मतलब होता है इस तरीके से, जब वो इस तरीके से क्या होता है, टूटता है। तो देखो यहाँ पे आपको एक सेल ये बनता हुआ दिख रहा है और एक सेल ये बनता हुआ दिख रहा है। एक सेल देखो बेटा ये बन रहा था और एक सेल ये बन रहा है, अब ये टूटेंगे ना बिल्कुल। तो जब लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में करता है तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जब ट्रांसवर्स प्लेन में करता है तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और जब कुछ भी फिक्स नहीं है, आज मन कर गया ऐसे, कल मन कर गया ऐसे, ये कर गया ऐसे, ये कर गया ऐसे, तो कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, किसी भी प्लेन में क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, तो हो गया इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, चलो बेटा इतना टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। ठीक है, चलो यहां पे बेटा स्टार्ट करते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिजन एंड अमीबा के बारे में। अमीबा क्या होता है ये आई थिंक सभी को आइडिया होगा बेटा, नहीं है तो फटाफट से एक बार बता देती हूं, यहां पे लिख लेंगे। अमीबा एक तरीके का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। थोड़ी स्पीड बढ़ा रही है बेटा पढ़ाई करने की, चलो। अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब, अरे यार पेन तो दुखी कर रखा है इस पेन ने। यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल्ड। ठीक है, सेकेंड चीज, ये कैसा ऑर्गेनिज्म होता है बेटा? ये यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक का मतलब, What do I mean by यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है, मतलब इनके अंदर क्या है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैम ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। यस, बैक्टीरिया देख लो, जैसे कि बैक्टीरिया के पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता।
ठीक है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम ये है क्या, भाई ये एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, और ये कहां मिलता है, ये एक्वाटिक हैबिटेट में मिलता है। ठीक है, ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, ये पानी में हमको मिलता है, फ्रेश वाटर जनरली, मरीन फॉर्म्स भी होती है कुछ बट जनरली फ्रेश वाटर। जनरली फ्रेश वाटर, जनरली फ्रेश वाटर में मिलता है। अब इसके रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वो हमारे फोकस की चीज है। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन दिखाते हैं भाई साहब जी, कैसे, देखो जरा, देखो जरा, देखो अमीबा को क्या हुआ है, वो बड़ा हो गया है, वो बाइनरी फिजन करने वाला है, अपने जैसे बहुत सारे नहीं, सिर्फ 2, अपने जैसे 2 नए अमीबा बनाएगा। बट ये कैसे बनाएगा देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि अमीबा अपने जैसे 2 नए इंडिविजुअल्स कैसे बनाता है, कैसे बनाता है अपने जैसे 2 नए इंडिविजुअल। ठीक है, चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। चलो, ये क्या है बेटा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है पेरेंट सेल। ठीक है, पेरेंट सेल, पेरेंट सेल, मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई, मेरी बात ध्यान से सुन लो। 3D मॉडल नहीं है यार, इसका वीडियो दिखाऊंगी, पहले समझते नहीं हो यार तुम, यार बच्चों, यार तो जिद्दी इतना हो, तुम्हारे लिए वीडियो तैयार है गाइज, पर पहले मेरी बात तो सुन लो, पहले मुझे समझाने तो दो, तभी तो वीडियो दिखाऊंगी, पहले मेरी बात सुनो। चलो फटाफट से बात सुनेंगे मेरी। ये पेरेंट सेल है बेटा, जब ये पेरेंट सेल क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। जब ये पेरेंट सेल क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, मतलब जब प्रॉपर्ली ये ग्रो एंड डेवलप हो चुका है, तो होता क्या है बेटा, ये अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा और ये अपने सेल ऑर्गेनेलिस की कॉपी बनाएगा। ये क्या करेगा बेटा, ये एक प्रोसेस करेगा जिसका नाम, ठीक है, जिसका नाम, ये खुद को बेसिकली प्रिपेयर करता है। सबसे पहले तो क्या करेगा बेटा, ये डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए की कॉपी बनाना। तो एक तो ये डीएनए की कॉपिंग करेगा, एक डीएनए की कॉपी बना के रख लेगा। क्यों, एक डीएनए इसके पास पहले से है, एक डीएनए ना बना लेगा तो 2 डीएनए हो गए, एक डीएनए उसको मिलेगा, एक डीएनए उसको मिलेगा, इसलिए। उसके अलावा बेटा ये क्या करता है, डुप्लीकेशन करता है सेल ऑर्गेनेलिस की भी, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस। डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस का मतलब क्या है भाई, मान लो एक माइटोकॉन्ड्रिया एक और बना लेगा, एक उसको मिल जाएगा, एक उसको मिल जाएगा। गोल्जी बॉडी है और बना लेगा, एक उसको मिल जाएगा, एक उसको मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो अपने सेल ऑर्गेनेलिस की क्या कर लेता है बेटा, डुप्लीकेशन, मतलब और नए सेल ऑर्गेनेलिस ये बना लेता है। एंड जब ये बिल्कुल बना लेता है तो फिर ये कहता है नाउ आई एम रेडी, अब मैं रेडी हूं, अब मैं रेडी हूं क्या करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन शुरू की जाए। तो जब ये शुरू करता है तो बेटा सबसे पहले ये प्रोसेस शुरू होती है इसके न्यूक्लियस से। अभी आप देखो यहाँ पे आपको एक सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा होगा, धीरे धीरे क्या होगा बेटा, एज यू कैन सी ये जो न्यूक्लियस है इस तरीके से खिंचने लगेगा। लेंथेन्स का मतलब क्या है, लंबा होने लगेगा इस तरीके से। अभी आपको प्रॉपर सर्कुलर दिख रहा है, बट धीरे धीरे देखो ये क्या होगा बेटा, ये डिवाइड होना शुरू करेगा, ये खिंचेगा 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 और टूट जाएगा 2 टुकड़ों में, ये टूट जाएगा 2 टुकड़ों में। ठीक है, एंड ये डिवाइड हो जाएगा। अभी ये एक है बेटा, बट ये धीरे 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 खिंच रहा है, इलोंगेट होएगा 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 और एक ऐसा पॉइंट आएगा ये डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। एंड इसी न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए बेटा हम टर्म यूज करते हैं, एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं मैम, एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। देखो बेटा, कैरियन एक टर्म होता है, कैरियन एक टर्म होता है जिसका मतलब न्यूक्लियस होता है। कैरियन है ना, कैरियन का मतलब क्या होता है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है,
तो कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब डिवाइड होना। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है बेटा, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस के लिए एक टर्म यूज होता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, एक टर्म यूज होता है कैरियोकाइनेसिस। अब देखो बेटा न्यूक्लियस टूट चुका है, धीरे धीरे इसका साइटोप्लाज्म भी खिंचने लगेगा, खिंचने लगेगा, खिंचने लगेगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। आधा साइटोप्लाज्म इधर चला जाएगा, आधा साइटोप्लाज्म उधर चला जाएगा। एंड इसी के लिए बेटा हम एक टर्म यूज करते हैं, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसको हम हाँ, जिसके लिए एक टर्म यूज होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं भाई? इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इस टर्म को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवाइड होना। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। हो गई भाई। अब जब साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाता है तो ये एक नया अमीबा बन जाता है बेटा, ये एक नया अमीबा, ये एक नया अमीबा। देखो आपको यहाँ दो नए अमीबा मिल गए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2 स्मॉलर अमीबा प्रोड्यूस्ड, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड, 2 मतलब दो बने तो बाइनरी फिजन। और ये जो फिजन हुई किसी भी स्पेसिफिक प्लेन में नहीं हुई, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, इसका नाम पड़ गया इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे चलो वीडियो के थ्रू देखते हैं, वीडियो के थ्रू देखते हैं बेटा। स्पीड तेज कर देते हैं इसकी। तो ये हमारा अमीबा है बेटा। चलो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, है ना। ये देखना बेटा, यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। लाइट बंद कर दूं क्या? रुको। अब आप बेटा इसमें देखना, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। देखिए न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो गया और ये इसके 2 टुकड़े हो गए एंड न्यूक्लियस डिवाइड हो गया एंड स्लोली 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 इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया और 2 नए अमीबा बन गए। एंड दोनों अमीबा क्या करेंगे भाई? दोनों अमीबा बाद में जाके ये भी आगे रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, दोबारा से देख लो, एक बारी और देख लो। ये हमारा अमीबा है। अमीबा में देखो बेटा, ये देखो हमारे न्यूक्लियस डिवाइड हुए, कैरियोकाइनेसिस हुई। कैरियोकाइनेसिस के बाद एज यू सी धीरे 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 हमारा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो गया है एंड हमारे साइटोप्लाज्म डिवाइड होने पे हमको 2 नए अमीबा मिल गए। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ इर्रेगुलर बाइनरी फिजन अकर्स इन अमीबा। चमका के नहीं चमका? चमका के नहीं चमका? जल्दी बताओ बेटा, चमका के नहीं चमका? चमका, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, इसी के बाद अब पढ़ते हैं किसके बारे में बेटा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के बारे में। एज यू कैन सी बेटा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किसके अंदर देखने को मिलती है? लिशमैनिया के अंदर देखने को मिलती है। मैम अमीबा के बारे में सुना था, पैरामीशियम के बारे में सुना था, ये लिशमैनिया क्या है? देखो बेटा, लिशमैनिया कुछ इस तरीके का दिखने वाला एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इस तरीके का दिखता है बेटा, है ना। इसको विप्लैश स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, है ना, फेदर जैसा ना। तो इस तरीके का दिखने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। मैम ये क्या है? अभी बताती हूँ ना। चलो सबसे पहले लिशमैनिया के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। एज आई सेड, ये एक तरीके का क्या है? ये भी एक तरीके का यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है।
यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और ये भी क्या है बेटा, ये एक तरीके का डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोआ है, डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोआ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, मैम प्रोटोजोआ क्या होता है, व्हाट इज प्रोटोजोआ। देखो बेटा, अब तुम ना 9th तक देखो ढंग से पढ़ के नहीं आए हो, मुझे पता है। वहां पे एक चैप्टर होता था पहले, इसका नाम था डाइवर्सिटी, अब वो कट गया है। तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि मैम बैक्टीरिया में प्रोटोजोआ में क्या फर्क है, फंजाई और बैक्टीरिया में क्या फर्क है ना। मैं आपको अगर शॉर्ट में बता रहा हूं, है ना, इतने क्योंकि टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरी सेल बायोलॉजी यहाँ पे पढ़ाना शुरू करूं। आप बेटा इतना याद रखो कि अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस तरीके के दिखने वाले प्रोटोजोआ के बारे में ना, जैसे कि अमीबा भी एक प्रोटोजोआ था फॉर एग्जाम्पल, लिशमानिया भी प्रोटोजोआ था, है ना। तो फर्क क्या है देखो बेटा, समझने की कोशिश करना, शॉर्ट में बता रही हूं। मान लो ये एक बैक्टीरिया है और ये एक अमीबा है, ठीक है। ये क्या है, ये बैक्टीरिया हो गया, ये प्रोटोजोआ हो गया। प्रोटोजोआ में एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रोटोजोआ में बेटा एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि अमीबा, जैसे कि लिशमैनिया, जैसे कि आज हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में, ठीक है, या फिर हम बात करेंगे पैरामीशियम के बारे में ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर मैं इनको यहाँ पे कंपेयर कर ही रही हूं तो क्या फर्क है मैम इनके अंदर। देखो बेटा, यहां पे जो ये वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जिनको हम प्रोटोजोआ बोल रहे हैं, डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, बट सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो उनका डीएनए होता है वो एक प्रॉपर न्यूक्लियस नाम की एक कोई स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर, उसके अंदर पाया जाता है। बट अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया के पास कोई भी न्यूक्लियस नाम की चीज नहीं है, इसका डीएनए बेचारा ऐसे ही पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का मतलब ही यही है भाई कि यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो लाल कलर से लिख देते हैं। क्लियर है बेटा, ये देखो बेसिक चीजें हैं। अब ये सब चीजें अगर मैं बीच बीच में पढ़ाऊंगी बेटा, तो हम अपना कोर्स कैसे खत्म कर पाएंगे। ये तो बेटा बेसिक चीजें हैं, आपको छोटी क्लासेस से आनी चाहिए, आपको छोटी क्लासेस से बेटा ये बातें आनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बट चलो, हमने पढ़ लिया, समझ लिया, अब क्लियर हो गया है बेटा, अब क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लिशमैनिया की बात कर रहे थे, मुझे चैट ऑफ कर देनी चाहिए। हाँ, हम लिशमैनिया की बात कर रहे थे। लिशमैनिया क्या होता है बेटा, लिशमैनिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ये डिजीज करने वाला एक प्रोटोजोआ है। इसकी वजह से बेटा एक डिजीज होती है, ठीक है, क्या करता है बेटा, ये कॉज करता है एक डिजीज जिसका नाम है काला आजार, ठीक है, जिसका नाम है काला आजार। ठीक है, काला आजार को भाई हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। काला आजार इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक फीवर या फिर डमडम फीवर। इंडिया का जो थोड़ा कोलकाता वाला साइड का, वेस्ट बंगाल का साइड का जो एरिया है बेटा, वहां पे इस डिजीज को डमडम फीवर भी बोला जाता है। इससे एक डिजीज होती है जिसका नाम काला आजार है, ब्लैक फीवर है। आप भी देख सकते हो बेटा, इस बच्चे को काला आजार नाम की बीमारी हुई है,
और इस बच्चे की जो नॉर्मल स्किन है आप वो देखो, और इसका फेस देखो कितना ज्यादा काला पड़ गया है, कितना ज्यादा ब्लैक पड़ गया है। ये किस वजह से हुई है बेटा? लिशमैनिया नाम के ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसके बारे में बेटा एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, इसके पास क्या होता है? इसके पास फ्लैजिला होता है। ठीक है, देखो अगर मैं इस तरीके का ये लिशमैनिया बना रही हूं, है ना, लिशमैनिया अगर मैंने कुछ इस तरीके का बनाया है, ये इसका मान लो मैंने न्यूक्लियस बनाया है, तो इसके सरफेस पे बेटा इस तरीके का एक फ्लैजिला निकला होता है। एंड फ्लैजिला की मदद से ये क्या करता है? फ्लैजिला की मदद से ये करता है मूवमेंट। ये जो मूव कर पाता है बेटा, ये मूव कर पाता है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैजिला ओनली। इसके पास ये फ्लैजिला होता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है। ठीक है, तो फटाफट से इसके लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिजन के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। फ्लैजिला इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फ्लैजिला इसकी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो इसका ये स्ट्रक्चर हो गया, इसका सेल है, और इसके सेल में देखो बेटा ये क्या है? एक इसका ये फ्लैजिला है। तो सबसे पहले तो बेटा ये क्या करता है? ये इसका एक फ्लैजिला है। देखो ये इस फ्लैजिला के अलावा धीरे धीरे एक और फ्लैजिला डेवलप करना शुरू करता है। देखो धीरे धीरे ये क्या कर रहा है बेटा? ये वाला फ्लैजिला तो था ही, धीरे धीरे इसने एक और फ्लैजिला बनाना शुरू कर दिया। साथ साथ देखो बेटा अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? एक एक न्यूक्लियस दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये अपना न्यूली फॉर्म्ड, नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा ये वाला फ्लैजिला तो है ही, इसने एक और फ्लैजिला अपना और बड़ा कर लिया है। और एट द सेम टाइम इफ यू विल ऑब्जर्व, यहाँ पे देखो बेटा एक से धीरे धीरे दो नए न्यूक्लियस बनना शुरू हो गए हैं। और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि ये वाला फ्लैजिला तो और लंबा हो गया है, पहले वाला फ्लैजिला ऑलरेडी है, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो चुका है? हमारे दोनों न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो गई है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो बेटा ये वाला फ्लैजिला जो इसका पहले का खुद का फ्लैजिला है वो तो ये है ही, और जो न्यूली फॉर्म्ड फ्लैजिला था वो भी प्रॉपरली डेवलप हो गया है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए हैं। अब ये धीरे 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 क्या करेगा? इफ यू विल केयरफुली ऑब्जर्व, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये धीरे धीरे इस प्लेन में टूटना शुरू कर देगा। ये धीरे धीरे इस प्लेन में टूटना शुरू करेगा एंड इवेंचुअली क्या होगा बेटा? इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल सी कि यहाँ पे ये वाला फ्लैजिला, यू विल सी यहाँ पे ये वाला फ्लैजिला इस वाले नए लिशमैनिया को मिल जाएगा और ये वाला फ्लैजिला इस लिशमैनिया को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा दो नए लिशमैनिया बन चुके हैं। यहाँ पे 2 न्यू लिशमैनिया हैज फॉर्म्ड, और ये कौन से प्लेन में डिवाइड हुए हैं भाई? ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में डिवाइड हुए हैं। चमका कि नहीं चमका? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, चमका कि नहीं चमका? लिशमैनिया के अंदर क्या हुआ? लिशमैनिया के अंदर हमको देखने को मिला लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इस तरीके से हमारा सेल टूटा। क्लियर है? क्लियर है? बेटा 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुए। अच्छा हो गया। हमने कितने बजे क्लास स्टार्ट करी थी? हमने 4:40 पे क्लास स्टार्ट करी थी। 4:40 पे क्लास स्टार्ट करी थी यार। ठीक है, सो दिस इज हाउ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन अकर्स इन केस ऑफ लिशमैनिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पहले अपना फ्लैजिला बनाता है, फिर ये अपनी क्या करता है बेटा? यहाँ पे इस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है? इस पॉइंट पे ये कर रहा है कैरियोकाइनेसिस, है ना? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये पहले अपना न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे देखो इसने धीरे धीरे अपना साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो इस प्रोसेस के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये हो गई साइटोकाइनेसिस। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट मल्टीपल फिजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में। मल्टीपल फिजन का क्या मतलब है? मल्टीपल मतलब बहुत सारे।
मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जब कोई भी पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो वो एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे सेल्स बनाता है। एक बारी में वो बहुत सारे सेल्स बना देता है। तो ऐसे फिजन को हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ये हमें किसके अंदर देखने को मिलती है भाई? ये हमें देखने को मिलती है कहां पे? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या है? ऊ का होवे है प्लाज्मोडियम। ई ना कहा जा रहा कि ओ वाला ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया करता है मैम। मलेरिया तो मच्छर से होता है, हमने पढ़ा है मैम, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है मैम। मैम झूठ मत बोलो मैम, हमने सिखाया गया है कि अपने मोटर के पानी हो क्या होता है यार वो एसी, कूलर, हाँ कूलर। हमें तो मैम ये सिखाया गया है कूलर के पानी को धो दे, नहीं तो मच्छर आ जाएंगे और मच्छर से हो जाएगा मलेरिया। मैम झूठ बोला गया हमको। मच्छर से फैलता है, होता प्लाज्मोडियम की वजह से है, होता प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम बेसिकली मलेरियल पैरासाइट है। मलेरियल, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट का मतलब भाई कॉजेज मलेरिया। मलेरियल पैरासाइट का मतलब क्या हुआ? कॉजेज मलेरिया, ठीक है। मलेरिया नाम की ये डिजीज कॉज करता है ना। और बेटा जब हमको ये मलेरिया नाम की डिजीज होती है तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमन आरफी, इसमें से क्या अफेक्ट होता है ना, ये क्या अफेक्ट करता है? ये हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है, ये हमारे लिवर के सेल्स को अफेक्ट करता है। जब किसी की बॉडी के अंदर बेटा प्लाज्मोडियम जाता है, प्लाज्मोडियम नाम का ये ऑर्गेनिज्म, और ये भी क्या है बेटा, ये भी मतलब इसके बारे में भी बता दूं, ये भी बिल्कुल अमीबा की तरह यूनिसेल्यूलर है, ये भी बिल्कुल अमीबा की तरह, ये भी एक तरीके का प्रोटोजोआ है और ये डिजीज कॉज करता है जिसका नाम मलेरिया है। मलेरिया नाम की डिजीज होती किससे है? प्लाज्मोडियम से होती है। और याद रखेंगे फैलती किसकी वजह से है? फैलती किसकी वजह से है? स्प्रेड्स ड्यू टू फीमेल एनोफिलीस मस्किटो। बच के रहना बेटा लड़कियों से, बता रही हूं। फीमेल तो बेटा मच्छर भी खतरनाक है, याद रखना ठीक है। तो फीमेल एनोफिलीज मस्किटो से बेटा ये डिजीज फैलती है। बट यहाँ पे हम इसकी डिजीज की नहीं, हम यहाँ पे इसकी डिजीज की नहीं, हम यहाँ पे इसके रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो याद रखेंगे रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन। ये ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है बेटा? ये रिप्रोड्यूस करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है कैसे? ये रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन की भाई ये फोटो दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर। कभी कभी एनसीईआरटी वालों का ऐसा मन करता है बोलने का कि भाई रहने देते ना, रहने देते। जब एक्सप्लेन ही नहीं करना था कि ये हो क्या रहा है तो काहे दी फोटो, क्यों शाही खर्च करी तुमने, क्यों इंक खर्च करी, रहने देते। अब यहाँ देखो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे, है ना, कि ये क्या है। तो इसको समझने के लिए बेटा, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे एक डायग्राम, ठीक है। देखो बेटा, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो कहाँ है इसका सिंगल सेल? ये देखो, ये इसका सिंगल सेल है। ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट करी है बेटा, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो ब्लू कलर से मैंने सबसे बाहर इसकी बाउंड्री बनाई है, ये क्या है? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है और ये जो भरा पड़ा है ये इसका साइटोप्लाज्म है। मैम ये बाहर क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? मैम ये स्ट्रक्चर क्या है? देखो बेटा, ये प्लाज्मोडियम के बाहर, पता नहीं ये कलर तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, रेड, कौन से कलर से बनाऊं? पिंक कलर से बना देती हूं।
इसके बाहर आपको इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक बहुत ही थिक कोटिंग देखने को मिलती है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको एक थिक कवरिंग, एक कोटिंग देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कोट है, एक प्रोटेक्टिव वॉल है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिस्ट मतलब प्रोटेक्टिव वॉल। इसका काम है अंदर के इस प्लाज्मोडियम को प्रोटेक्ट करके रखना, इसको बचाकर रखना, ठीक है। तो ये इसका बेटा ये सेल, सिंगल सेल इतना सा एक सेल है, इसके बाहर आपको जो ये दिख रही है इसकी एक कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है जिसका नाम होता है सिस्ट। सिस्ट इसको बचा के रखती है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम बड़ा हो जाता है, प्लाज्मोडियम कहता है हमको रिप्रोड्यूस करना है तो बस करना है ना, तो करना है तो भाई लेकर, मना कौन कर रहा है तेरे को, कर, ठीक है। तो ये क्या करने लगता है बेटा, ये अपने आप को डिवाइड करने लगता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब ये डिवाइड करेगा, अपने जैसे 2 नए प्लाज्मोडियम बनाएगा, फिर डिवाइड करेगा और अपने जैसे नए प्लाज्मोडियम बनाएगा। मतलब ये डिवाइड करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और ये सारी की सारी प्रोसेस कहां हो रही होती है भाई, वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग थी ना, वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सिस्ट, उसके अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस चल रही है। उसके अंदर ही क्या हो रहा है बेटा, ये सारा का सारा सेल डिवीजन चलता जा रहा है। अब आप देखो, आपको यहाँ पे कितने सारे सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बन गए, मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने सारे सेल्स बन गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बने हैं तो मल्टीपल फिजन। एक पॉइंट आएगा जब ये सिस्ट कहेगी अरे भाई इतने सारे सेल्स क्यों बना दिए, अब मैं नहीं रख सकती इनको अपने अंदर, इतने सारे। तो एक पॉइंट आएगा कि इतने सारे सेल्स बन जाएंगे, ये सिस्ट क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, फट जाएगी, ये सिस्ट ब्रेक होगी। एज यू कैन सी हियर बेटा, देखो सिस्ट ब्रेक हो चुकी है ना, सिस्ट ब्रेक हो चुकी है। सिस्ट ब्रेक होगी और ये सारे के सारे प्लाज्मोडियम क्या हो जाएंगे बेटा, बाहर आ जाएंगे। ये सब के सब बहुत सारे प्लाज्मोडियम है जिनको डॉटर सेल्स बोल दिया गया। यहाँ पे कोई एक डॉटर सेल तो देखो बना नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेनी डॉटर सेल्स बने हैं, यहाँ पे मेनी डॉटर सेल्स बने हैं, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब ही मेनी है, ठीक है, मल्टीपल का मतलब ही मेनी है। सो दिस इज मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ठीक है। क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ, यस और नो, क्लियर हुआ। जल्दी बताओ, काहे का एंड, अभी कोई एंड वेंड नहीं हो रही क्लास, चुप बैठे रहो यहीं पे, कोई क्लास एंड नहीं होगी, चुपचाप पढ़ाई कर लो। हफ्ते में 1 क्लास होती है, उसमें भी रोने पीटना तुम मचा देते हो, छाती पीट पीट के रोने लग जाते हो, ठीक है। 1 क्लास होगी बेटा आपसे हफ्ते में, 2 क्लासेस नहीं होंगी अब से, ठीक है। तो पढ़ लो अच्छे बच्चों की तरह। चलो देखो बेटा, एक बार बेटा पेपर में क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, वो आपसे ना कभी नहीं बोलेगा ऐसे कि अरे हमको बताओ क्या डिफरेंस होता है बाइनरी फ्यूजन मल्टीपल फ्यूजन में, वो कभी आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा, ठीक है। वो आपको कभी डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वो हमेशा ना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो कहेगा बोथ प्रोटोजोआ, देखो 2 प्रोटोजोआ है, एक का नाम लिशमैनिया है, एक का नाम प्लाज्मोडियम है, ठीक है। वो कह रहा है कि लिशमैनिया प्लाज्मोडियम दोनों क्या है, फिजन की प्रोसेस दिखाते हैं, बट फिर भी उनका जो मेथड है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। एक्सप्लेन, वो आपको ऐसी स्टेटमेंट देगा और फिर वो आपको कहेगा कि बताओ क्या मतलब हुआ इसका। फिर बच्चे कहेंगे ये क्या मतलब हुआ भाई, तू कह रहा है सेम है, फिर कह रहा है नहीं अलग है, हमको क्यों कंफ्यूज आ रहे हो भाई, है ना। दोनों अलग अलग होते हैं क्या, दोनों अलग अलग होते हैं क्या, हाँ अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें लिशमैनिया जो है वो बाइनरी फिजन से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, और प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन से करता है, रहने दो, ठीक है। लिशमैनिया बाइनरी फिजन से करता है और प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन से करता है। यहीं पे देखो, ठीक है, यहीं पे देखो बेटा क्या डिफरेंस है। आप क्या लिख कर आओगे, आप ये लिख के आओगे कि भाई देखो हमारा जो क्या नाम था, लिशमैनिया, है ना। हमारा जो लिशमैनिया है वो बाइनरी फिजन शो करता है और प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन शो करता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी
बाइनरी विजन की यहाँ 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डॉटर सेल बनते हैं। ये सिर्फ एक बार ही क्या करता है, डिवाइड करता है, वो बार बार डिवाइड करता है और बहुत सारे डॉटर सेल्स बना देता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न है हमें देखने को मिलता है, या तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में कट रहा है, ट्रांसवर्स प्लेन में कट रहा है, बट यहाँ पे कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, जहां मन करे डिवाइड कर दो। ये हमें अमीबा के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, लिशमैनिया के अंदर, पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे बेटा प्लाज्मोडियम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। अमीबा कौन से टाइप की फिजन दिखाता है? विच टाइप ऑफ फिजन इज शोन बाय अमीबा? क्लास एंड नहीं होगी, कितने बजे क्लास है तुम्हारी? चलो जब तक ये पोल हो रहा है मैं चेक करती हूँ तुम्हारी क्लास कितने बजे। पोल स्टार्ट कर दूं? अरे यार एक तो लैग इतना ज्यादा होती है ना तुम्हारी क्लास। चलो बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? कौन से बच्चे हो तुम? उड़ान 25। अबे 6:30 बजे क्लास है, रो तो ऐसे रहे हो जैसे स्टार्ट हो गई हो। 6:30 बजे क्लास है यार, 6:30 बजे। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। करने का मन कर रहा है यार, जल्दी से लगा दूं क्या टिक, या तुम करोगे आंसर? जल्दी करो यार, 10 सेकंड के पोल भी होने चाहिए, 10 सेकंड के भी पोल होने चाहिए, है ना? एज वी कैन सी गाइस, सभी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी किया है। बच्चों के आंसर देख के लग रहा है कि कम से कम 90% बच्चों ने सही आंसर दिया होगा। हे भगवान बेइज्जती मत कराना। राइट, दिस वाज अ हलवा क्वेश्चन, दिस वाज अ हलवा क्वेश्चन। 90%, 91% बच्चों ने सही आंसर दिया। नुरांश, यश, आशुतोष, शिवांशु, प्रियांशु, वेरी गुड। चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें से कौन सी डिजीज होती है लिशमैनिया से? क्या ही पोल करना, बहुत ही सिंपल है। लिशमैनिया की वजह से एक डिजीज होती है जिसका नाम है ब्लैक फीवर, जिसको काला अजार भी बोला जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, 1-2 प्रोसेस और पढ़ लो फिर क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन तो पढ़ के जाओ, फ्रैगमेंटेशन तो देखो पढ़ के जाना पड़ेगा, ऐसे छुट्टी नहीं करूंगी, ऐसे छुट्टी नहीं करूंगी, फ्रैगमेंटेशन तो पढ़ के जाना पड़ेगा। अब देखो जल्दी से, यहाँ पे जल्दी देखो, अच्छे बच्चे बन जाओ, जिद नहीं करते अच्छे बच्चे, है ना? मम्मी पापा ने सिखाया होगा ना घर पे, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। ठीक है, चलो देखो अब हम पढ़ेंगे कि स्पाइरोगायरा के अंदर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल वाली कैसे होती है। स्पाइरोगायरा के अंदर होती है फ्रैगमेंटेशन। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम ये स्पाइरोगायरा क्या होता है? चलो वाइल्ड गेस करो बेटा, क्या ये यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर? लेट अस जस्ट गेस, है ना? गेस करते हैं। चलो तुमको क्या लगता है? अच्छा, स्पाइरोगायरा होता क्या है बेटा? तुमने देखा होगा, तुम बाहर जाते हो नदी तालाब में, आपको दिखता होगा इस तरीके से बहुत सारी वो एल्गी लगी हुई है, देखते हो बेटा? ये हरे 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 हरे, ये क्या है, ये क्या है? ये सब के सब बेटा क्या है? एल्गी होती है। तो इसी तरीके की बेटा एक ग्रीन एल्गी होती है, इसी तरीके की क्या होती है बेटा? ग्रीन एल्गी होती है, जिसका नाम होता है स्पाइरोगायरा। बहुत सारे बच्चे मल्टी सेलुलर बोल रहे हैं, बहुत सारे यूनिसेलुलर बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। अब बेटा आप तालाब वगैरह में जाओगे तो आपको इस तरीके से, आपको बहुत सारे ना पॉन्ड्स में या जगह पे आपको इस तरीके से फ्लोट करती हुई बेटा ये क्या दिखाई देगी? ये ग्रीन कलर की एल्गी दिखाई देगी। अगर आप इसको ऐसे उठा के देखोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके की दिखेगी, फिलामेंट। फिलामेंट मतलब धागे जैसी। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना, माइक्रोस्कोप के अंदर ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। माइक्रोस्कोप के अंदर बेटा ये जो स्पाइरोगायरा है, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो जैसा कि मैंने भी आपसे पूछा था कि स्पाइरोगायरा कैसे, मतलब कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो जिन भी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया है मल्टी सेलुलर, वो बिल्कुल सही है। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? ये एक तरीके का मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत सारे सेल से बना होता है। एज यू कैन सी हियर, ये देखो, ये इसका एक सेल, ये इसका दूसरा सेल, ये इसका तीसरा सेल एंड सो ऑन। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एज आई सेड, ये क्या है? ये एक तरीके का ग्रीन एल्गी होता है। एल्गी मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। एल्गी मतलब ऐसे
ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और क्लोरोफिल की मदद से ये लोग क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और इसका नाम जो इसका पड़ा है ना बेटा, इसकी खासियत क्या है, इसका नाम स्पाइरोगायरा, पता है क्यों पड़ा है, इसका नाम स्पाइरोगायरा क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर बेटा स्पाइरल शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आपको दिख रहा है बेटा ये इस तरीके से स्पाइरल स्पाइरल स्पाइरल, इसका नाम स्पाइरोगायरा इसीलिए पड़ा। अगर आप ये वाला देखोगे ना डायग्राम, आपको यहां क्लियरली दिखाई देगा, देखो इस तरीके से स्पाइरल शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, स्पाइरल शेप का, तो इसलिए इसका नाम स्पाइरोगायरा पड़ा है। कुछ एक्स्ट्रा बात बता रही हूं तो तुम्हारा कुछ जा तो रहा नहीं है, लिख लो, पढ़ लो, जान लो, कुछ काम आ जाएगा जीवन में, ठीक है। स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर। अब फटाफट से एक बार इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो सुनो, ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसमें फ्रैगमेंटेशन कैसे होती है, फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या है। देखो बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पाइरोगायरा है, इसको मैं बोल दूंगी ये क्या है, ये मैच्योर है, ठीक है, ये ना मैच्योर हो गया है, मतलब प्रॉपर्ली ग्रो एंड डेवलप कर चुका है। इसके पास ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, इमेजिन करो ऊपर भी बहुत सारे सेल्स हैं, नीचे भी बहुत सारे सेल्स हैं, 1 2 3 4 तो आपको यहीं दिख रहे हैं, बहुत सारे सेल्स हैं बेटा। अब होता क्या है, ध्यान देना, जैसे ही ये मैच्योर होता है, स्पाइरोगायरा कहता है अब मैं जा रहा हूं, मैं टूट जाऊंगा भाई, मैं तो टूट गया भाई, मैं तो टूट गया भाई, मैं तो टूट गया, ठीक है। तो ये टूट जाता है, ये अपने आप को क्या कर लेता है बेटा, ये अपने आप को ब्रेक कर लेता है जानबूझ के, यस 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 यस, ठीक है भाई। जैसे ही बड़ा होता है ना, ये जैसे ही बड़ा होता है अपने आप को तोड़ लेता है खुद जानबूझ के। ऐसे कौन करता है मैम, ये करता है, अपने टुकड़े टुकड़े कर लेता है, अपने ही टुकड़े टुकड़े कर लेता है, ठीक है। तो अपॉन मैच्योरेशन ये क्या करता है, ब्रेक इटसेल्फ इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स। सो अपॉन मैच्योरेशन, भाई आखिरी स्लाइड है, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, पक्का प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस, ठीक है, मेरा प्रॉमिस, ठीक है। तो बस लिख लो, आखिरी स्लाइड है भाई। अपॉन मैच्योरेशन स्पाइरोगायरा break itself into many small fragments, fragments मतलब pieces, fragments का मतलब होता है छोटे छोटे pieces, ठीक है। छोटे छोटे fragments में, ये देखो, ये पहला फ्रैगमेंट, ये पहला पीस, ये दूसरा पीस, ठीक है। ये देखो, ये ऊपर से इतना पार्ट इसका अलग हो गया, इतना पार्ट इसका अलग हो गया, है ना, इतना पार्ट इसका अलग हो गया, अलग अलग फ्रैगमेंट, अलग अलग पीसेस में तोड़ लिया। अब धीरे धीरे क्या होगा भाई, ईच फ्रैगमेंट विल ग्रो इनटू न्यू स्पाइरोगायरा। हर फ्रैगमेंट क्या होगा बेटा, एक नए स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख लेंगे ईच फ्रैगमेंट will grow into new स्पाइरोगायरा। अपने आप को नए स्पाइरोगायरा में क्या कर लेगा, ये ब्रेक कर लेगा, ये ग्रो कर लेगा। तो इससे नया पूरा स्पाइरोगायरा बन गया, इससे पूरा एक नया स्पाइरोगायरा बन गया, इससे पूरा नया स्पाइरोगायरा बन गया, और इसी से हो गई हमारी स्पाइरोगायरा की प्रोसेस, ठीक है। स्पाइरोगायरा की प्रोसेस हो गई। अब बाकी के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं अभी। चलो छोड़ो, कोई नहीं, पढ़ाने नहीं देते हो तुम, क्लास में जिद्दी हो रहे हो तुम, जिद्दी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से कौन सी डिजीज होती है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से कौन सी डिजीज होती है, ब्लैक फीवर, डेंगू, मलेरिया या फिर टाइफाइड, ठीक है। पोल स्टार्ट्स नाउ, पोल स्टार्ट्स नाउ, पोल स्टार्ट्स नाउ।
इजी है, इजी है, हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, इजी है, इजी 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 हलवा क्वेश्चन। क्विकली क्विकली क्विकली, हमें ना पता है आज बडिंग भी पढ़ना था, पर तुमने, चलो छोड़ो, क्या ही बोलूं, छाती पकड़ के रोने लगते हैं छोटे से बच्चे। बहुत इजी था यार। आंसर तो देखो, ब्लैक फीवर नहीं होगा, आंसर डेंगू भी नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं होगा, आंसर होगा यहाँ पे मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ठीक है, बहुत सारी होते हैं, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी होगा। इसी के साथ आज की क्लास हम करते हैं खत्म। 86% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अनिरुद्ध, आशुतोष, हिमांशु, प्रियांशु, वेरी गुड। आज का बेटा होमवर्क ऑफ द डे ये है कि तुम ये पता लगा कर आओगे कि ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनली होते हैं हमारे सेल के अंदर जो बाइनरी फिजन की प्रोसेस से डिवाइड करते हैं। ये क्या बोल रहे हो मैम, ये क्या हुए है? देखो बेटा, होता है ना, पता लगा कर आना अब तुमको। हमारे सेल के अंदर ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनलीज हैं जो बाइनरी फिजन से डिलीट करते हैं, डिलीट नहीं, डिवाइड करते हैं। स्पाइरोगायरा व्हेन इट मैच्योर एंड बिकम्स रेडी टू रिप्रोड्यूस। मैं तो टूट गया, अब मैं तो बस टूट गया, मैं टूट रहा हूं, बस अब नहीं रुका जा रहा मेरे से, मैं तो टूट रहा हूं, अपने आप को ही तोड़ लेता है भाई साहब जी, है ना। अरे यार, थोड़ा सब्र कर लिया करो, तभी की तभी आंसर नहीं करना होता है होमवर्क ऑफ द डे क्वेश्चन का, थोड़ा सब्र करना होता है भाई। चलो अब मेरी बात सुनो बेटा, आपको क्या मिला होगा बेटा आज की क्लास के साथ? आपको मिला होगा एक डेली होम असाइनमेंट। आप अगर वो देखोगे बेटा तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस बडिंग के भी देखने को मिलेंगे। तो बडिंग वाला भी हमने टॉपिक आज नहीं पढ़ पाए, बट उसमें कुछ इतना मुश्किल है नहीं। एनसीईआरटी अगर रीड करोगे तो वो क्वेश्चंस भी बहुत इजीली हो जाएंगे। तो रोना धोना नहीं है कि मैम क्वेश्चंस नहीं पढ़ाया आपने, अभी बहुत इजी है, छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आए हो तो वो बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या आंसर कर रहे हो तुम, माइटोकॉन्ड्रिया, आई डोंट नो, मैं आंसर अभी करूंगी नहीं, आंसर सही है गलत है मुझे नहीं पता। ठीक है, लव यू मैम, सो लव यू टू बेटा, आई लव ईच वन ऑफ यू। बस आप इसी तरीके से बेटा अच्छे बच्चों की तरह क्लास में आते रहिए, मेहनत करते रहिए। आशुतोष, मुंबई इंडियंस, अरे भाई अंबानी भाई साहब की शादी में क्या बेटा, यहाँ कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ यार जाओ, एंजॉय। अंजनी, दीप्ति, निपुण, साइना, रमन, प्राची, सार्थक, प्रिंस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे कर रहे हैं अपनी क्लास खत्म। सॉन्ग वॉन्ग नहीं गाऊंगी, जब तक तुम मुझे दुखी करोगे मैं कभी सॉन्ग नहीं गाऊंगी। ठीक है, दुखी करना बंद कर दो, मैं सॉन्ग गा दूंगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। आई होप आज आपने क्लास में एंजॉय किया होगा। आई होप आज की क्लास के जो भी लर्निंग्स थे आप अच्छे से समझ के जाओगे। मेक श्योर आप रिवाइज करके आए नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बडिंग और रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो रिवाइज करके आना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टाटा, पूकीजन पोटैटोस, बाय 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 बाय।